नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल अस्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। जैसा कि जो लोग रेगुलर मेरे चैनल को देख रहे हैं, उनको पता होगा कि पिछले लेक्चर में वर्क पावर एनर्जी का उसके रिलेटेड जितना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, चाहे वो थ्योरेटिकल पोर्शन हो या न्यूमेरिकल पोर्शन हो, वो सबको हमने खत्म कर दिया था। तो आज से हम लोग जो प्रैक्टिस सेशन का एक सीरीज चालू किया था, जिसमें हमने अभी तक एससी वर्मा के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको डिस्कस किया था, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। और आज जो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, आपके 2023 से लेके पिछले जितने साल तक आए हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और सारा क्वेश्चन कवर करते हैं। बस इसको देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाइए, मैंने वर्क पावर एनर्जी का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहाँ से पहले सारा थ्योरेटिकल आप देख लीजिए। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर जब सॉल्व करने बैठोगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और देखो नीट कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, मैंने जितना आपको सिखाया है सारे क्वेश्चन उसके अंदर ही हैं। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए और खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हुआ तो बहुत ही अच्छी बात, और नहीं सॉल्व हुआ तो देखिए कि क्या मिस्टेक्स हो रही है, और ऐसा मान के करिए कि जैसे यही सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो कह क्या रहा है। अ पार्टिकल मूव्स विथ a velocity 5 I cap minus 3 J cap plus 6 K cap meter per second horizontally under the action of constant force 10 I cap plus 10 J cap plus 20 K cap और फोर्स की यूनिट न्यूटन दिया है। आपसे पूछ रहा है द इंस्टेनियस पावर सप्लाइड। देखो यार, ये कितना इजी क्वेश्चन है, एकदम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको पता होगा आप 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का आंसर कर दोगे। लेकिन मैं डिटेल में आपको सारा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ फार्मूले का। देखो इस सेशन का मेरा यही मोटो है कि क्वेश्चन के साथ आपको कॉन्सेप्ट सिखाना, ताकि फ्यूचर में अगर इस कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर दो। तो वीडियो को आप शांति से 45 से 50 मिनट देखिएगा, मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन के साथ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए जो जो डेटा दिया है उसको नोट कर देते हैं। तो सबसे पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, वेक्टर के फॉर्म में दी है 5 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस 6 K कैप, और इसकी यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। दूसरा क्या दिया हुआ है, फोर्स भी दिया है। एफ वेक्टर इक्वल टू 10 I कैप प्लस 10 J कैप। देखो यार, अगर आपको फिजिक्स सॉल्व करनी है तो मैथ बेसिक आपको आना जरूरी है, और बायो वालों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए मैंने मैथमेटिकल टूल का एक प्लेलिस्ट बना के रखा हुआ है। आप जाके वहां से 15 से 16 लेक्चर है, पूरा देख लीजिए। आपके फिजिक्स में उससे ज्यादा मैथ यूज नहीं होगी। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इनस्टेनियस पावर, पी इनस्टेनियस आपसे पूछ रहा है। इनस्टेनियस पावर का मैंने आपको एक फार्मूला बताया था जब इसको डिराइव कर रहा था। क्या होता था, फोर्स का वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट करने पे हमें इंस्टेंट पावर मिलती थी, जिस टाइम पे पूछा जा रहा था। तो चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स की वैल्यू है 10 I कैप प्लस 10 J कैप प्लस 20 K कैप। अब देखो इनका डॉट प्रोडक्ट है। अगर मैं इसलिए मैथ को इतना प्रीफर आपको कर रहा हूं ना, कि अगर आपको देखो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ये सब नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ये सब एकदम बेसिक है। अब आपको मैंने सिखाया था वेक्टर प्रोडक्ट में आई डॉट आई सेम नेचर का क्या होता था, वन होता था, या जे डॉट जे हो, या आपका के डॉट के हो, सेम नेचर का सेम के साथ मल्टीप्लाई होगा। बाकी किसी के भी साथ होगा, आई डॉट जे या आपका जे डॉट के या के डॉट आपका आई हो, जैसे ही अलग नेचर का होगा इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। इसका पूरा प्रूफ के साथ वेक्टर के लेक्चर में मैंने दिखाया हुआ। अगर आपको देखना है ये कैसे हो रहा है तो वहां से जाके आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 10 I का 5 I के साथ करिए, आई डॉट आई वन हो जाएगा और 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50। अब आई का आई के साथ वन हो गया तो हट गया। अब आगे साइन के साथ करना, प्लस 10J माइनस 3J मीन्स माइनस आएगा, और 10 त्याई कितना हो जाएगा, 30। जे डॉट जे आपका कितना होगा, 1 प्लस 20 का जब 6 में करोगे तो कितना निकल के आएगा, 120।
और देखो आई का जे के साथ 0 हो जाएगा, आई का के साथ 0 हो जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो जो इंस्टेंटेनियस पावर आपसे पूछा था, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 120 और 50 170 और 30 उसमें से माइनस होगा, निकल के आएगा 140 वाट। देखो अगर आपको याद रहे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप यहाँ सीधा मल्टीप्लाई करा के उसका आंसर लिख दोगे। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 140 वाट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये इसी साल का क्वेश्चन है, कितना इजी ये क्वेश्चन पूछा है और 4 नंबर दे के जाएगा। लोगों का 4 नंबर में रैंक आपकी 4000 पीछे चली जाती है, इसलिए हर क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए और कॉन्सेप्ट सीखिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपका 2023 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता हूं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन बन गया तो बहुत ही अच्छी बात, और नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप एनालिसिस करिए कि मिस्टेक्स आपसे हो कहाँ रही है। आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप जाइए कॉन्सेप्ट को 2-3 बार देखिए। एक बार कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो सारा क्वेश्चन कर लोगे। तो चलो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। The potential energy of a long spring when stretched by 2 centimeter is U. If the spring is stretched by 8 centimeter, potential energy stored in it will be। देखो पोटेंशियल एनर्जी पे जो स्प्रिंग का था उस पे क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन हार्डली 30 सेकेंड लगेगा, आप तुरंत सॉल्व कर ले जाओगे। लेकिन चलिए मैं आपको एकदम बेसिक से कॉन्सेप्ट से सिखाता हूँ। देखो भले 2 से 3 मिनट लगेगा, लेकिन आप अच्छे से कॉन्सेप्ट सीखिए। जब कॉन्सेप्ट सीख के ना आप इस पे 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो एकदम इजीली करने लगोगे। देखो ये बोल रहा है कोई एक स्प्रिंग है नॉर्मल, अभी हम इसका इनिशियल कंडीशन ले लेते हैं। इसका इसने 2 कंडीशन दिया है। एक बार स्प्रिंग को मान लेते हैं कितना स्ट्रेच किया है। पहली बार स्प्रिंग को 2 सेंटीमीटर स्ट्रेच किया है इनिशियल पॉइंट से, ठीक है। यहां से स्ट्रेच किया है 2 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सारे यूनिट को आप उसमें कर देना, क्या बोलते हैं, एसआई में। तो 0.02 मीटर। अगला कह रहा है कि जब इसको हम फिर से स्ट्रेच करते हैं, अब कितना स्ट्रेच किया है? 8 सेमी स्ट्रेच किया है। यहां से यहां की दूरी कितनी है? 8 सेंटीमीटर, इक्वल टू 0.08 मीटर। यहां तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। जो जैसा दिया था हमने वैसा लिख दिया। अब बोल रहा जब इसको हमने 2 सेंटीमीटर खींचा, जब इसको 2 सेंटीमीटर हमने खींचा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यू थी। आपसे बोल रहा है जब 8 सेंटीमीटर खींचेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या होगी? मान लेते हैं यू डेक्स। यू डेक्स का आपसे रिलेशन पूछ रहा है, यू के टर्म में कितना गुना इंक्रीज होगी। देखो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का मैंने आपको सिखाया था। यू इक्वल टू क्या होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। के क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ये तो कांस्टेंट ही रहने वाला है के की वैल्यू। अब चलो पहले के लिए हम रखते हैं वैल्यू यू इक्वल टू हाफ के। एक्स की वैल्यू कितनी है? जब हमने कितना खींचा है? 0.02 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। दोबारा अब ये कितने पे पूछ रहा है वैल्यू? हमने माना यू डेक्स जब 8 सेंटीमीटर खींचेंगे, हाफ के 0.08 का होल स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो अपने को यू डेक्स की वैल्यू चाहिए ना, तो हम क्या करते हैं? इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे, यू डेक्स बाई यू कितना निकल के आएगा? हाफ के तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका यहाँ 0.08 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.02 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे ऊपर आएगा 4, और 4 का स्क्वायर 16 होगा। मीन्स यू डेक्स की वैल्यू निकल के आएगी 16 यू। देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा 30 सेकंड के अंदर आप इसको कर ले जाते। सीधा यहाँ वैल्यू लगा के डिवाइड करनी थी। सारा चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा हूँ। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 16 यू। देखो कितना इजी नीट क्वेश्चन पूछ रहा है। और लोग बोलते हैं कि बायो वाले फिजिक्स बहुत टफ होती। फिजिक्स बिल्कुल टफ नहीं होती, बस आपको गलत वे में सिखाया गया है। आप अच्छे से सीखिए, आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली फिजिक्स आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, नीट 2022 में आया था। ये ग्राफ का डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। आपसे पूछ रहा है द रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग विथ अ ब्लॉक
अटैच टू द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग इज रिप्रेजेंटेड बाई। देखो आपसे पूछ रहा है कोई एक स्प्रिंग है, ठीक। अगर आपको याद हो गए, मैंने ये ग्राफ आपको दिखाया हुआ था। अगर इस पे एक हमने ब्लॉक लगा के एफ इसको खींच रहे हैं, मान लेते हैं एफ फोर्स से। अगर जब इसको आप खींचोगे तो स्प्रिंग इसका क्या करेगी, एक अपोज करेगी, जहां से एक स्प्रिंग फोर्स जनरेट होता है जिसको नाम देते हैं एफ एस। और ये कितना होता है, जितना स्प्रिंग आपकी खींची है। अगर मानो स्प्रिंग आपका एक्स खींची है तो हुक्स लॉ से एफ एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स। और जब इसको हम सॉल्व करते थे प्रोपोर्शनलिटी हटा के, एफ एक्स स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू निकल के आता था के एक्स। तो आपसे स्प्रिंग फोर्स पूछा है, तो यहां से आपको क्या समझ में आया, देखो ये अपोज कर रहा है मतलब निगेटिव साइन होगा। तो यहां से देखो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। मैंने मैथमेटिकल में ग्राफ चैप्टर कवर किया हुआ है। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने में प्रॉब्लम हो रही है, एक बार उस लेक्चर को अटेंड कीजिए। तो देखो इसमें से कौन सा ग्राफ होगा, एक एक को एनालिसिस कीजिए। जब इसको एनालिसिस करिए, आपका जब फोर्स जीरो है तो एक्स जीरो है, और जैसे जैसे हम एक्स इंक्रीज कर रहे हैं, एफ की वैल्यू देखो निगेटिव हो रही है कि नहीं, इस डायरेक्शन में आएगी तो भी एफ निगेटिव है, मतलब वाई यहाँ निगेटिव होगा, ए प्लस है, ए प्लस है और ए निगेटिव है। तो देखो ये हमेशा निगेटिव में रहने वाला है। अगर हम इसको कंसीडर करेंगे तो देखो फोर्स रिस्टोरिंग पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स आपका निगेटिव होता है। ये जिस डायरेक्शन में स्प्रिंग खींच रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। तो ए मान लेते हैं ऑप्शन ए था, ए ऑप्शन बी था और ए ऑप्शन सी था। ये तो आपका पोटेंशियल एनर्जी के रिलेटेड पैराबोलिक ग्राफ है, इसको तो कंसीडर ही नहीं करना है। तो कौन सा इसमें से सही हुआ, आपका ग्राफ ए सही हुआ। क्यों, क्योंकि निगेटिव साइड से यही आ रहा है जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर पा रहा है। अगर आपको याद रहेगा, 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, टिक कर दोगे आप, और 4 नंबर मिलेंगे इससे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यार, क्वेश्चन को ना आप खुद से ट्राई करिए और ऐसा सोचिए कि हम एग्जाम में बैठे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्योंकि एट द एंड आपको एग्जाम देना है, और उस माहौल में अगर आप अभी नहीं प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। अगर आपकी यहाँ प्रैक्टिस अच्छी है, आपको लगेगा कि बन जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस नहीं की वहां से नहीं सॉल्व होगा। और जब निकलोगे बोलोगे यार ये तो हमको पता था, जस्ट इस वजह से मिस्टेक हो गया ऐसा। इसलिए अभी टाइम है, प्रैक्टिस कीजिए एक, ताकि अच्छी रैंक आपकी आ सके। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। An electric lift with a maximum load of 2000 kg, लिफ्ट प्लस पैसेंजर। एक लिफ्ट है जिसमें एक आदमी है, लिफ्ट और आदमी का कंबाइंड मास दिया हुआ है 2000 kg, इज मूविंग अप विथ अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 3000 न्यूटन। द मिनिमम पावर, देखो मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वाट्स। देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप पहले सबसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको कुछ ना समझ में आए, आप डायग्राम बनाने की कोशिश किया करिए। मान लेते हैं एक लिफ्ट है, ठीक। लिफ्ट में एक आदमी है, चलो ये भाई साहब को भी अंदर ला देते हैं। अब ये भाई साहब और ये लिफ्ट का मास मिला के कितना मास दिया है, कंबाइंड मास एम इक्वल टू कितना दिया है, 2000 केजी। अगला क्या बोल रहा है कि ये लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है। मान लेते हैं चलो ऊपर जा रही है, किस स्पीड से जा रही है, 1.5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है, ठीक। अब इसके बाद ये बोल रहा है कि इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। देखो, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन, अगर मोशन को अपोज कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स उसके अपोजिट लगेगा, और कितना लग रहा है, 3000 न्यूटन लग रहा है। 3000 न्यूटन लग रहा है। एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, चलो यहां भी लिख देते हैं v इक्वल टू 1 पॉइंट। देखो यार क्वेश्चन एकदम इजी है, कुछ नहीं, बस फोर्स को अरेंज करना है और तुरंत आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे, केवल आपको दिखने में इतना लंबा लग रहा है। और ये फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ से दिखाते हैं, इक्वल टू 3000 न्यूटन आपको दिया हुआ है। आपसे पूछ क्या रहा है, मिनिमम पावर। तो सबसे पहले मिनिमम पावर का एफ इंटू भी होता है, वेलोसिटी हमको दी हुई है। अगर किसी तरह हमको नेट फोर्स पता चल जाए तो क्या हम इसको नहीं निकाल सकते, एकदम इजीली निकाल लेंगे। तो अपना टारगेट है नेट फोर्स निकालना। अब देखो अगर इसका पूरा मास 2000 है तो नीचे कितना आएगा, 2000 ग्रेविटी फोर्स 2000 इंटू जी, और मान लेते हैं ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, एफ, जो इन सबको बैलेंस कर रहा है। तो यहां से हम एफ एफ
कौन सा फोर्स इनको ऊपर ले जा रहा है, इनको जो बैलेंस कर रहा है, दोनों बराबर होंगे ना, तो कितना आएगा 2000 जी प्लस 3000। और जी की वैल्यू हमको कितना लेने को बोला है, जी की वैल्यू 10 बोला है। देखो कितना इजी ये क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। जब हम यहाँ 10 पुट करेंगे 20,000 हो जाएगा और ये 3000, मतलब अप फोर्स आएगा। किस फोर्स से ऊपर खींचा जा रहा है, 23,000 न्यूटन फोर्स इस पे लग रहे हैं। अब जैसे ही एफ एफ आया, हमको मिनिमम पावर चाहिए। देखो मिनिमम पावर पे जो 2023 में क्वेश्चन था वो भी था, और इस पे देखो 2022 में भी क्वेश्चन है। अगर जिसने पी वाई क्यू लगाया होगा उसको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, इसलिए पी वाई क्यू लगाना 2 से 3 बार बहुत ही जरूरी है। मतलब उसका कॉन्सेप्ट सीखना, जस्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, आपको उसके साथ क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन को घुमा रहा है, वो सब जानना जरूरी है। तो एफ की वैल्यू है 23,000 और किस वेलोसिटी से जा रहा है, 1.5 मीटर पर सेकेंड। जब पी मिनिमम निकालेंगे, यहाँ 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो निकल के आएगा 34,500 वाट। वाट में अपने से आंसर पूछा था, तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, 34,500, ऑप्शन सी। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया, कुछ नहीं था, एकदम बेसिक सा पूछा था। अगर आपने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन देखा होगा और पी का फार्मूला आपको मिनिमम पावर का लगा है, सीधा आंसर निकल के आ गया। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यार ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया है, और कितना इजी क्वेश्चन है। लोग देखो छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हैं और एग्जामिनर उसी चीजों को उठाता है, और इसमें भी मैक्सिमम लोग गलती करेंगे। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। कह क्या रहा है, द एनर्जी दैट विल बी आइडियली रेडिएटेड बाय अ 100 किलोवाट ट्रांसमीटर इन 1 आवर इज। आपसे बोल रहा है कि एक ट्रांसमीटर है 100 किलोवाट का, 1 घंटे में उससे कितनी एनर्जी जाएगी। जैसे आप लोग घर में क्या लगाते हो, बल्ब या हीटर कुछ नहीं लगा देते, और 1 घंटे में कितनी एनर्जी जा रही है, अगर कोई कैलकुलेट करने को पूछे तो कैसे आप निकालोगे। तो उसका कैलकुलेशन आपको यहाँ पूछ रहा है, तो किस में चाहिए, जूल में चाहिए। तो चलिए, आपको पता है ना एनर्जी इक्वल टू क्या होता था, एनर्जी जो होती थी यही तो वर्क होती थी, और पावर इक्वल टू क्या होता था, वर्क बाय टाइम। यहां से अपने को क्या पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी जा रही है, मतलब एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, कितना पावर और इनटू टाइम। तो कितना पावर दे रहा है, 100 किलोवाट, 100 किलोवाट दे रहा है, उसको हम किस में कर देते हैं, वाट में कर देते हैं, पी की वैल्यू। और टाइम, यहाँ टाइम देखो सेकेंड में पुट करते हैं क्योंकि आंसर जूल में आया है। तो 1 घंटे अब बोल रहा है, 1 घंटा में कितना सेकेंड, 3600 सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो एनर्जी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी, 3.6 इंटू यहाँ से 3, यहाँ से 3, यहाँ से, तो आएगा आपका 36 इंटू 10 के पावर 7 जूल। देखो कौन सा ऑप्शन मैच किया, 36 इंटू 10 के पावर 7 जूल, ऑप्शन ए। कुछ नहीं करना था यार, 100 इंटू 36, 100 का मल्टीप्लाई करना था और आंसर आ गया। बताओ इससे इजी कुछ क्वेश्चन हो सकता है क्या। कितना इजी नीट में क्वेश्चन पूछता है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो, जितना मैंने आपको सिखाया वो मोर देन सफिशिएंट है, उसके बाहर कुछ भी रीड करने की जरूरत नहीं है। और आपको पता होगा जेई मेन का अभी रिसेंटली पेपर हुआ है, जितना चैप्टर हमने कवर किया था सारे क्वेश्चन नोट से ही आए हैं। तो यार अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को एक बार तो सब्सक्राइब कर ही लो, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं आपके पास सबसे पहले आए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये भी क्वेश्चन नीट 2022 में पूछा था। देखो क्वेश्चन रीड करके घबराना मत, एकदम इजी क्वेश्चन है, केवल एनर्जी को बैलेंस करने आपको आना चाहिए। और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का जो हमने बेसिक सीखा था, सारा क्वेश्चन आप इस चैप्टर का कर ले जाओगे। तो चलिए आप पहले खुद से ट्राई कीजिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे सॉल्व हो गया इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। नहीं सॉल्व हुआ तो मैं कर रहा हूं, यहाँ से देखिए कि आपसे मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। अ पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम हाइट एस फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी 3 times इट्स पोटेंशियल एनर्जी। The height from the surface of earth and the speed of the particle
एट दैट इंस्टेंट आर रिस्पेक्टिवली। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एक पार्टिकल इस ऊंचाई से जमीन पर गिराया जाता है। किसी जब गिराया गया तो किसी एक पॉइंट पे हम किसी भी रैंडम ऊंचाई पे ले लेते हैं जहां पे इसका काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 3 गुना है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का 3 गुना है वो धरती से कितने ऊंचाई पे है। वही आपसे पूछा जा रहा है और उसकी स्पीड पूछ रहा है। तो चलो इसमें तो कुछ है नहीं, बस एनर्जी को बैलेंस करते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने सिखाया था सेम उसी पे क्वेश्चन है। यहाँ चलो एक पार्टिकल है जिसको ड्रॉप किए और ये कहाँ पे आके गिरा है, अर्थ पे गिरा है। कितने ऊंचाई पे दिया हुआ है, इस ऊंचाई पे जो क्वेश्चन हमको दिया हुआ है। अब मान लेते हैं किसी रैंडम टाइम पे पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया है, ठीक। अगर जो यहाँ पे पहुंचा हमने मान लेते हैं धरती मैया से उसकी ऊंचाई कितनी है, स्मॉल एच। और इस पॉइंट पे ये बोल रहा है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की 3 गुना है। अब क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं? अब तो एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। आपको एक बताना है वेलोसिटी कितनी है और दूसरा आपको एच की वैल्यू बताना है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं? इसका मास एम मान लेते हैं पार्टिकल का। कुछ नहीं करना है। तो चलो सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दोनों पॉइंट पे लगाते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपका क्या बोलता है कि एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, केवल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कन्वर्ट की जा सकती है। तो देखो इस ऊंचाई पे अगर हम यहाँ पे लें, अभी ऊंचाई के पॉइंट को ले रहे हैं, एक ए बी नाम भी दे देते हैं। ए पे जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना एनर्जी यहाँ पे है, जो इसकी एनर्जी आएगी ए और बी पे जब हम लिखेंगे। देखो ए और बी पे हम लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ए एंड बी यहाँ लिख देते हैं। तो बी पे तो देखो दोनों रहेगा, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा ना। जहाँ पे मैंने काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ भी प्लॉट करके आपको कॉन्सेप्ट सिखाया था कि एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है, आप जाके वो कॉन्सेप्ट को देखिए, सारी चीजें आपको याद आ जाएंगी। ए पे क्या है, केवल पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, तो यहाँ पे mgs। अब चलो अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एट हाइट h, h हाइट पे इसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपका पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स है। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम है तो बोलो। अब हम इसका इक्वेशन 2 की वैल्यू 1 में रखते हैं काइनेटिक एनर्जी की। जब काइनेटिक एनर्जी हम वहां पे डालेंगे 3p तो निकल के आएगा 4pe, ठीक, इक्वल टू mgs। और देखो 4 इंटू इस पॉइंट पे बी पॉइंट पे, यहाँ पे मैं बी भी डाल दूं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होगा, कितने लोग कमेंट करेंगे ए पे है, ठीक। बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी, रेफरेंस से हाइट मतलब एम जी एच इक्वल टू एम जी एस। एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, एस की हमसे वैल्यू पूछा था, सॉरी एच, एच इक्वल टू क्या निकल के आया, एस बाई 4। तो कितना इजीली हमने पहला ऑप्शन निकाल लिया और जैसे ही पहला ऑप्शन आया दूसरा ऑप्शन तो तुरंत निकल आएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है बोलो? केवल हमने एनर्जी को बैलेंस किया हुआ है, जो रिलेशन दिया था उसको यूज किया हुआ है। तो चलिए अब काइनेटिक एनर्जी लगाते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या था, पोटेंशियल एनर्जी का 3 टाइम्स, 3 mgs, ठीक। और s की वैल्यू कितनी, h की वैल्यू आई है बाई 4। इस पॉइंट पे हम एनर्जी लिख रहे हैं 3 mgh होगा और h की वैल्यू हमने पुट किया s बाई 4। ये समझ में आया कि नहीं? ये हम बी पे लिख रहे हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर इस पॉइंट पे हम मान लें वेलोसिटी v है, ठीक, v वेलोसिटी से आ रहा है, तो हाफ एम वी स्क्वायर होगा कि नहीं? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम वी स्क्वायर होता है। और बी पे एनर्जी कितनी है काइनेटिक, एम जी एस, एनर्जी बैलेंस कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करके हमसे v की वैल्यू पूछा था, v इक्वल टू क्या निकल के आएगा, √3 डिवाइडेड बाई 4। 4 का जब स्क्वायर रूट लेंगे ऊपर आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2। देखो कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया, s बाई 4 एंड √3 बाई 2। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन सी।
कुछ नहीं करना था, एनर्जी का कंजर्वेशन लगा के हमें हाइट मिल गई। हाइट मिल गई, इस पॉइंट पे हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के बराबर कर दिए हैं। इसके बाद हमको वेलोसिटी पूछा था, उसको इजीली निकाल दिया। इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा, आप 1 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर दोगे। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन में कह क्या रहा है। वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 50 केजी पर सेकेंड। देखो सेम क्वेश्चन, केवल डेटा बदला था। और इस टाइप के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस एचसी वर्मा का करा रहा था, वहां पे क्वेश्चन कराया हुआ है। आप प्रैक्टिस सेशन का मैंने 5 लेक्चर बनाया हुआ है, उसको तो जाके देख ही लीजिए। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, उन्हीं कॉन्सेप्ट पे जो 5 लेक्चर है ना, न्यूमेरिकल्स अगर पूछे गए तो उन्हीं कॉन्सेप्ट पे पूछे जाएंगे, उसके बाहर एक भी नहीं आएगा। तो उसमें जितनी पॉसिबिलिटी है सब हम कवर कर दिए हैं, तो उसको आप जाके जरूर देखिए। आगे बोल रहा है द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टरबाइन। देखो ये कह रहा है कि टरबाइन पे कोई 60 मीटर की हाइट से 15 केजी पर सेकेंड की स्पीड से वाटर गिर रहा है, और जब उसके ब्लेड पे आता है तो फ्रिक्शन के कारण 10% पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो जाता है। तो बोल रहा है कि टरबाइन कितना पावर जनरेट करेगा। अब इसको आप निकालोगे कैसे, एकदम इजी है। सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ। चलो पानी है तो इसको मैं ब्लू से दिखा देता हूं। ये पानी की है जो एच ऊंचाई से आ रही है, और एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये नीचे मान लेते हैं टरबाइन पे आके गिर रही है। ठीक, यहां से एच की वैल्यू कितना दिया हुआ है, जो कितनी ऊंचाई से आ रहा है, एच इक्वल टू 60 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिर रहा है। और किस स्पीड से गिर रहा है, जो मास की वैल्यू दिया हुआ है एम, मास फ्लो रेट दिया है, उसको एम डॉट से दिखाते हैं, 50 केजी पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में 15 केजी नीचे आ रहा है टरबाइन पे। और इस प्रोसेस के दौरान जब ये यहाँ पे आके टरबाइन से टकरा रहा है, तो क्या हो रहा है, 10% एनर्जी लॉस हो जा रही है। तो आपसे वही पूछ रहा है कि कितना पावर जनरेट होगा। यार कुछ नहीं है, इस पॉइंट पे हमें सबसे पहले एनर्जी निकाल देते हैं। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, एक ही आएगी। यहाँ पे रेस्ट से चालू हुआ तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच इक्वल टू एम जी एच आया। उसकी वैल्यू चलो बाद में पुट करते हैं। अब हमें पावर चाहिए ना, पावर इक्वल टू क्या होता है, पी इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू बाई टी, या आपका ई बाई टी। तो ई की वैल्यू कितनी है, एम जी एच डिवाइडेड बाई टी। अब देखो सारा डेटा आपको दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं जो जो डेटा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एम डॉट मतलब एम बाई टी दिया है आपको 15 केजी पर सेकेंड। देखो मास फ्लो पर ना आप यूनिट से भी डायमेंशन लिखना सीखिए। फार्मूला ना याद रहे ना क्या पूछा जा रहा है, अगर आपकी एप्टीट्यूड स्किल अच्छी होगी, आप इसको ही देख के क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। एच की वैल्यू दिया है 60 मीटर, और पावर कितना लॉस हो रहा है, पी लॉस आपका 10% ओरिजिनल पावर का लॉस हो रहा है। ठीक, चलो इन सब की वैल्यू पुट करते हैं। पी इक्वल टू क्या, एम बाई टी 15, जी की वैल्यू 10 लेने को बोला है, और कितने ऊंचाई से आ रहा है, 60 से। समझ में आया ना, एम बाई टी की कंबाइंड वैल्यू दिया है। कितने लोग बोलेंगे कि आपने कैसे डाल दिया, तो जाके आप कॉन्सेप्ट देखिए, वहां मैंने डिटेल में इन सब का डिस्कस किया हुआ है। 9000 किलोवाट। अब क्या हो रहा है, एक मिनट, ये 9000 वाट है। ठीक, जब इसको हम किलोवाट में करेंगे तो निकल के आएगा 9 किलोवाट। आपको पता है 1000 सॉरी 1000 वाट का 1 किलोवाट बोलते हैं, यूनिट है आपको पता होगी। अब 10% पावर लॉस हो रहा है। अगर किसी चीज का परसेंटेज लॉस 10% हो रहा है, तो बच कितना रहा है, 0.9 बच रहा है, जो अभी बच रहा है ना। अब 9 का 0.9 कितना निकल के आएगा, पी आउटपुट जो आपका आएगा, पी आउटपुट वो 8100 आएगा, मतलब 8.1 वाट। चलो मैं डिटेल में ही कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओरिजिनल था 9 इंटू 10 की पावर 3 माइनस, अभी 10% लॉस हो गया है,
तो कितना हुआ 10% को 0.9 किलोवाट में 10 की पावर 3 लिखेंगे। यही लिखेंगे ना, आप 10% लॉस को अगर कोई पूरा था और एक पार्ट निकल गया तो आप 10/100 करोगे, 1/10 माइनस करोगे 0.9 आएगा, 9/10 उसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। जब इसको आप सॉल्व करोगे निकल के आएगा 8.1 इंटू 10 की पावर 3 और इसको सॉल्व करोगे 8.1 किलोवाट। कितना पावर टरबाइन आपकी जनरेट कर रही है? 8.1 किलोवाट। देखो कितना इजीली हमने निकाल लिया। आपने अगर प्रैक्टिस सेशन देखा होगा एससी वर्मा का जो मैंने सीरीज लिया हुआ है, सिमिलर कॉन्सेप्ट पे ये तो पार्ट डिस्कस किया ही था। वेलोसिटी कितनी होगी किसी पॉइंट पे, एनर्जी क्या होगा, हो सकता है अगले टर्म में कुछ और पूछे, तो सारी पॉसिबिलिटी मैंने वहाँ पे डिस्कस की हुई है। एक बार आप जाके वो सारे जो 5 लेक्चर की सीरीज है, अगर आप प्रिपरेशन के लिए सीरियस हो तो उसको पूरा देख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो यार बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, आपको फार्मूला जो मैंने यूनिट कन्वर्जन के समय आपको सिखाया था 2-3 टाइप की, किलोवाट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तुरंत इसको कर ले जाओगे। कुछ नहीं है, केवल डिवाइड करना है। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज 10 की पावर -20 जूल। दिस वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली। एग्जामिनर जस्ट आपको चेक करना चाहता है कि क्या आपको यूनिट पता है कि नहीं। जो भी बंदे को, अब सबको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है। देखो यहाँ क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एनर्जी 10 की पावर -20 जूल। अब बताओ इससे इजी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं क्या नेट में? इससे इजी बताओ। कुछ नहीं करना है यार, अगर ये भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बन रहा है तो आपकी तैयारी बहुत ही खराब चल रही है, उसको इम्प्रूव कीजिए क्योंकि एग्जाम में अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। सीरियस हो जाइए, जो 2 मंथ बचे हैं अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी। अब देखो इसको जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है 1.6 इंटू 10 की पावर 90, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1 जूल इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 जूल इक्वल टू क्या आएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई, यहाँ मल्टीप्लाई है तो 1.6 इंटू 10 की पावर 19 आ जाएगा। तो चलो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। जब वैल्यू पुट करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 10 की पावर -20 दिया हुआ है, नीचे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी आई है 1.6 इंटू 10 की पावर कितनी आई है 10 की पावर 19। जब इसको सॉल्व करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, 19 में से एक कट जाएगा, ऊपर बचेगा। जब इसको हम डिवाइड करेंगे निकल के आएगा 0.06। जब 16 का हम 100 में भाग देंगे, 16 छक्का 96 जाएगा, उसको कन्वर्ट करेंगे तो निकल के आएगा 0.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन बी। कुछ नहीं करना था यार, अगर यूनिट आपको पता है तुरंत इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये नीट 2019 में आया है और आप जाके एससी वर्मा का जो मैंने प्रैक्टिस सेशन कराया है उसमें देखोगे सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। इसलिए आप एक बार चाहे नीट के कर रहे हो या जेई के कर रहे हो, उस सेशन को देख लेना। 5 से 6 सेशन ही है, लेकिन आपका वर्क पावर एनर्जी में कोई भी क्वेश्चन आया, आपने उतने क्वेश्चन को खुद से कर लिया तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और जब एग्जाम होगा, मैं अभी से बोल रहा हूँ, जैसे अभी जेई का आपको नहीं दिखाया वैसे ही फिर से दिखा दूंगा कि जो पढ़ाया वही आया, क्योंकि इस लेवल का मैं आपको कंटेंट डिलीवर करता हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ फोर्स F इक्वल टू 20 प्लस 10y, देखो y डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, F y का फंक्शन है, एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन y डायरेक्शन, यहाँ लिख भी दिया है, where F is in Newton and y in meter. Work done by this force to move the particle from y equal to 0 to y equal to 1 meter is। जब मैंने वर्क पावर एनर्जी शुरू किया था, दूसरे लेक्चर में ही वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स लिया था, सेम कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए इस क्वेश्चन को देखो, कह क्या रहा है, कोई एक पार्टिकल है y डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, फोर्स किसका फंक्शन है, एफ वाई का। आपसे पूछ रहा है कि y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू 1 मीटर पर इस पे कितना कार्य किया जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो चलो f की वैल्यू कितना दिया हुआ है उसको नोट कर देते हैं, f इक्वल टू 20 प्लस 10y। अब अगर कोई वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन को हम कैसे लिखते थे, डी डब्ल्यू इक्वल टू स्मॉल वर्क डन को एफ वाई डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है यही लिखते थे।
और दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते थे। W इधर आ जाएगा, इधर F की वैल्यू पुट करते हैं 20 प्लस 10y। देखो कुछ नहीं है, अगर आपको इंटीग्रेशन पता होगा 2 लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। और बायो वालों की मैथ वीक होती है, उसीलिए मैंने मैथमेटिकल टूल का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, वहां से जाके आप देख लीजिए। लोग 5-5 साल तैयारी करते हैं फिर भी एग्जाम नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ही नहीं सीखते। वो सोचते हैं कि कोई शॉर्टकट बताए और एग्जाम निकल जाए, ऐसा नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखो लोअर लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 1 तक। तो चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। क्या आएगा? 20 dy का करेंगे तो आएगा 20y प्लस, यही आएगा ना, 10 का करेंगे 10, तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। y का इंटीग्रेशन वेरिएबल है y dy का, पावर 1 है तो पावर 1 ऐड हो जाएगी और जो पावर ऊपर है उसी से डिवाइड कर देंगे। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेके 1 तक। डेफिनिट इंटीग्रल के चैप्टर में मैंने आपको डिटेल में सिखाया था कि इसकी वैल्यू कैसे पुट करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां y है वहां एक बार 1 पुट करिए, फिर माइनस करके 0 पुट करिए। तो चलिए इसको पुट करते हैं। 20 y की वैल्यू 1 माइनस 0 अलग अलग करके पुट कर रहा हूं, प्लस 2 से 10 में भाग दोगे क्या बचेगा? 5, 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ये समझे ना क्या किया मैंने? यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूं। अगर कोई फंक्शन है y के पावर n dy, तो इसका इंटीग्रेशन होता है, जो देखो पावर जितना है उसमें एक ऐड कर दो और जो पावर ऊपर आई है उसको डिवाइड कर दो। और इसका अलग अलग रूल होता है। अगर बीच में एडिशन या मल्टीप्लीके सब्ट्रैक्शन है तो उसको हम अलग अलग कर सकते हैं। एडिशन का जैसे बीच में एडिशन है, इसका अलग करो, इसका अलग करो, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसी को हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो W की वैल्यू निकल के आएगी 25 जूल। कुछ नहीं था, अगर आपको ये पता होगा 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। बस आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए, और वो आपका कैसे स्ट्रांग होगा? जितना आप प्रैक्टिस करोगे। और सबसे पहले आप लोग बायो के स्टूडेंट हो, मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ, अपनी जो बेसिक मैथमेटिक्स चाहिए, कैलकुलस, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्री, उसको जाके एक बार अच्छे से सीख लीजिए। नहीं तो एग्जाम में आप फिर से प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जो मैथ वाले हैं वो तो अपना सीख लेते हैं, उनके सिलेबस में है, बट मैथ आपके सिलेबस पे नहीं है, और कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको उतना सिखाते नहीं, जिसके कारण एग्जाम में आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसलिए 15 से 16 लेक्चर हैं, ऑलमोस्ट 12-13 घंटे का ही होगा। एक बार उतना आपने अगर दे दिया तो आपको कभी भी मैथ के रिलेटेड फिजिक्स में कोई भी डाउट नहीं होगा, इतना मैं आपको गारंटेड बोल रहा हूँ। उसके बाहर यार कुछ यूज ही नहीं होता। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नीट 2017 में आया है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको करिए। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जिन्होंने प्रैक्टिस सेशन देखा होगा उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन वहां पे ऑलरेडी कराया हुआ हूँ। चलिए इसको रीड करते हैं। कंसीडर अ ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। इट हिट्स द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। देखो जो अभी एक आया था ना टरबाइन वाला, ये हाइट से वाटर गिर रहा था, ये मिलता जुलता क्वेश्चन है, केवल पूछने का तरीका बदल दिया है। पी वाई क्यू के कॉन्सेप्ट हमेशा रिपीट होते हैं, केवल क्वेश्चन नहीं रिपीट होता। अब यार इतने साल से क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट थोड़ी पैदा करेगा, वो तो केवल क्वेश्चन का डेटा चेंज करेगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को अच्छे से आप सीखिए। टेक जी कांस्टेंट विथ अ वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द वर्क डन बाय। देखो अगर वहां पे हमने एयर रेजिस्टेंस को नेग्लिज कर दिया था, बट इसने एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करने को बोला हुआ है, तो कुछ नहीं, उसको भी ऐड कर देंगे। कॉन्सेप्ट तो हमें पता ही है, तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो चलिए इसका पहले डायग्राम बनाते हैं, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलो पानी है तो ब्लू से ही बनाते हैं। ये कोई पानी है जो जमीन पे आ रहा है। अब आपने बारिश में देखा होगा जब पानी आता है, तो अब अगर वो एयर का फ्लो है तो एयर उस पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस लगाएगा कि नहीं, उसको रोकने की कोशिश करेगा कि नहीं। ये पानी कितनी ऊंचाई से आ रहा है? 1 किलोमीटर, मतलब आपका 1000 मीटर। सबको मीटर में कर देते हैं। 1000 मीटर से गिर रहा है और इसकी स्पीड कितनी है? ग्राउंड इट हिट्स द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर। ये मान लेते हैं यहाँ ग्राउंड पे हिट कर रहा है। यहाँ पे जब चला
V इक्वल टू 0 है, जब यहाँ पे हीट कर रहा है, टकरा रहा है, तो V इक्वल टू किस स्पीड से आके टकराया है? 50 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से आके टकराया हुआ है। समझ में आया? जब यहाँ ग्राउंड पे आके टकराया। और इसका एक मास कितना है? बूंद का वजन जो है, बूंद का वजन बोला है 1 ग्राम की एक बूंद है। मानो बारिश हो रही है, आप जमीन पे खड़े हो और पानी आके आपसे टकरा रहा है, तो आपसे पूछे कि ग्रेविटी ने कितना काम किया, क्योंकि ग्रेविटी के अंदर पानी आ रही है। दूसरा, एयर उस पे रेजिस्टेंस लगा रहा है, उसने कितना काम किया। तो चलो, जब भी ऐसा पूछे वर्क एनर्जी थ्योरम पे आ जाते हैं। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है? आपकी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है। आप किसी भी पॉइंट पे चेक करो, तो जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम एक देखा था, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, वहां था नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही था कि नहीं? अब देखो इस पे कौन कौन से काम कर रहे हैं। नीचे आ रहा है, एक तो धरती, ग्रेविटी काम कर रही है। दूसरा, इस पे जो एयर है वो अपोजिट में इसका अपोज कर रहा है, एक तरह से फ्रिक्शनल फोर्स टाइप का। एयर इसके अपोज में काम करेगा, तो दोनों के कारण कितना काम हुआ वही आपसे पूछा जा रहा है। तो चलो, नेट डब्ल्यू दो टाइप का काम है। एक ग्रेविटी फोर्स है, डब्ल्यू जी से लिखते हैं, प्लस एक एयर के रेजिस्टेंस के कारण है, डब्ल्यू ए से, इक्वल टू हाफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल, इनिशियल यहां मान लेते हैं यू है, ठीक है। हाफ एम यू स्क्वायर, और यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है? यू स्क्वायर तो जीरो है, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। अब देखो डब्ल्यू जी, वर्क डन बाई ग्रेविटी, इस पॉइंट में कितना आएगा? एम जी एच प्लस डब्ल्यू ए इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। देखो सारा डेटा अपने को दिया हुआ है, यहाँ एक बार लिख ही देता हूँ। V इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड, M इक्वल टू 1 ग्राम, मतलब 0.001 किलोग्राम। और क्या दिया है? और क्या क्या? H इक्वल टू 1000 मीटर। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं है यार, वर्क एनर्जी लगाओ, आपको सारा वैल्यू पता है। डब्ल्यू ए हम निकाल लेंगे कि नहीं? तो चलो पुट करते हैं। गोली का मास 0.001 को हम क्या लिख देते हैं? 10 की पावर -3। जी की वैल्यू 10 लेने को बोला है, और कितने ऊंचाई से आ रहा है? 10 की पावर 3000 को लिख दिए हैं, प्लस डब्ल्यू ए इक्वल टू हाफ। एम की वैल्यू है आपका 0.001, या इसको रुको 10 की पावर 3 इसको भी लिख देते हैं, इंटू 10 की पावर -3 इंटू वी की वैल्यू किस स्पीड से टकराया है? 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो डब्ल्यू ए अननोन है, डब्ल्यू ए निकल के आएगा -8.75 जूल। यहाँ से आप देख सकते हो माइनस साइन आया है, मतलब उस पे कार्य किया जा रहा है, वो एक तरह से फ्रिक्शन फोर्स के जैसा है, वो उसको रजिस्ट कर रहा है, वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। और क्वेश्चन में भी बोला था, अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप साइन से भी देख सकते हो, वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। पहला ऑप्शन अपना आ गया। अब हमसे केवल वर्क पूछा है, डायरेक्शन वो नहीं पूछा है, आप साइन रखो। देखो ऑप्शन में साइन के साथ दिया है ना, हाँ तो ठीक है, साइन के साथ दिया है तो हम साइन के साथ रखेंगे। वैसे बाय रेजिस्टेंस पूछ दिया, नहीं भी देता तो भी चलता, -8.75 जूल। अब अगला आपसे क्या पूछ रहा है? वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यार यहाँ एकदम इजीली निकल आएगा। वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होता है? एम जी एच, कितने ऊंचाई पे हम निकाल रहे हैं? मास है 0.001, जी की वैल्यू है 10, और एच की वैल्यू है 10 के पावर 3, मतलब 1000 मीटर। जब हम डब्ल्यू जी निकालेंगे, ए निकल के आएगा आपका, यहाँ से देखो जब सॉल्व करोगे 10 के पावर 3 एक कट जाएगा, 10 के पावर 3 और 10 के पावर -3 से केवल क्या बचेगा? 10 जूल। तो क्या कौन सा इसका ऑप्शन सही हुआ? 10 जूल एंड -8.75 जूल। कितना इजीली हमने इसको निकाल लिया। कितने स्टूडेंट इसको सॉल्व ही नहीं कर पाते, और वो इसलिए नहीं सॉल्व कर पाते क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहते। इसलिए आप कॉन्सेप्ट को पहले स्ट्रांग करिए। कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गया, आप सारा क्वेश्चन एकदम इजीली कर ले जाओगे। देखो एक भी क्वेश्चन ऐसा है जो जरा सा हार्ड आपको लग रहा है, मैं भी वही कर रहा हूं जो हमने अभी तक सीखा है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, सीधा आंसर आ जा रहा है।
फार्मूला भी आपको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, केवल बेसिक बेसिक जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं, उतने को ही रटना है, बाकी तो क्वेश्चन क्या करा है उस हिसाब से हम डेवलप कर देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से आए। देखो यार, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैंने प्रैक्टिस सेशन में कराया हुआ है, तो एट लीस्ट आप इसको सॉल्व करिए और जितने स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं और सॉल्व करके आंसर आ रहा है, वो एक बार कमेंट में आंसर फिल करें, ताकि हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसको सीरियस होके देख रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हुआ तो मैं इसको कर रहा हूँ और आप यहाँ से देखिए कि क्या मिस्टेक्स आपसे हुई। देखो ये क्वेश्चन कह क्या रहा, अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट, एक पार्टिकल है जो एक पॉइंट दिया हुआ है -2i कैप प्लस 5j कैप से 4j कैप प्लस 3k कैप तक मूव करता है, और उस पे एक फोर्स लग रहा है 4i कैप प्लस 3j कैप न्यूटन का। आपसे पूछ रहा है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में कितना कार्य किया गया वो आपको बताना है। तो यार ये कितना इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ है? कुछ भी नहीं है। चलो जो दिया है उसको लिख लेते हैं। R1 वेक्टर, ये एक्चुअली वेक्टर का एकदम इजी सा केवल एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है। अगर आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये सब आता है तो इसको आप चुटकी बजाते भर में इस क्वेश्चन को कर दे जाओगे। R2 वेक्टर इक्वल टू -4j कैप प्लस 3k कैप। देखो जितना क्वेश्चन हमने लिया है 2016 तक आ गए हैं। एक भी क्वेश्चन आप बता दो जो कॉम्प्लिकेटेड या काफ़ी डिफ़िकल्ट आपको लगा हो। सारे आंसर ऐसे हैं जो 30 से 40 सेकंड में बन जाएँगे। डिपेंड करता है आपने कितना अच्छा प्रैक्टिस किया है। डिफ़िकल्ट उन्हीं को लगता है जिन्होंने क्वेश्चन को कभी अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया है और केवल थ्योरी रटते हैं। देखो यार, थ्योरी रटने से कुछ नहीं होगा। अभी भी टाइम है, आप सीरियस हो जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आप देखोगे न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल आप प्रैक्टिस करोगे, थ्योरी आपका ऑटोमेटिक स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो चलो ये हमें 2 पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, तो इसका हम पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं। आर वेक्टर इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 फाइनल माइनस इनिशियल ना, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर करेंगे तो R वेक्टर हमें क्या मिलेगा? R2 की वैल्यू है -4j कैप प्लस 3k कैप, यही है। माइनस R1 की वैल्यू कितनी है? -2i कैप प्लस 5j कैप। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है तो बोलो। अब कुछ नहीं, सिमिलर टर्म को हम यहाँ पे घटा देते हैं। जब इसको घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा? -4j, यहाँ 4j है? नहीं है। तो चलो आर वेक्टर इक्वल टू, पहले हम आई जे के आता है तो आई के टर्म को लिखने की कोशिश करते हैं। जे को यहाँ लिखते हैं, ये आया है क्या? -4j। अब आई देखो यहाँ माइनस है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 2i कैप -4j कैप अब प्लस 3k कैप -5k, तो ये क्या निकल के आएगा? देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? एक मिनट, यहाँ क्या दिया है? 3j कैप ना, -5j कैप प्लस 3k कैप, ये निकल के आएगा आपका -2। सर 5 में से 3 गए, 1 मिनट, जे है ना 5 में से, जे का तो हमने कर दिया है। 1 मिनट, डेटा कहीं यहाँ लिखने में प्रॉब्लम हो गई है। 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस प्लस 5 हो गया, अरे सॉरी, ये प्लस 5j है -4j है, यहाँ मिस्टेक्स हो रहा था। तो यहाँ केवल -j आएगा। देखो एग्जाम में यार ऐसे ही आपसे भी प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए ध्यान से देखिएगा कहीं कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। 1 से 2 बार क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेना। ये देखो फिर क्या बचेगा? +3k कैप, ये पोजीशन वेक्टर आ गया। तो हमसे क्या पूछा है? वर्क डन। वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो हमें एफ वेक्टर पता है, आर वेक्टर पता है, इस पे मान लेते हैं एफ वेक्टर का फोर्स लग रहा था। तो चलो दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट करा देते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू एफ वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 4i कैप प्लस 3j कैप। देखो यहाँ से आपको एक चीज पता चल गया, इसमें k नहीं है, उसमें जो भी k का टर्म होगा वो सब जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर टर्म का होगा i डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, बाकी सबका वैल्यू जीरो हो जाता है। +3k कैप। बताइए यहाँ तक कुछ भी प्रॉब्लम हो? तो चलो डॉट प्रोडक्ट कराते हैं। 4i इंटू 2i तो क्या हो जाएगा? 8i, 8i कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1। आगे +3j कैप -3j कैप, +3 इंटू -1 तो ये आएगा आपका -3, j इंटू जे आपका हो जाएगा 1।
और के का टर्म कुछ नहीं दिया हुआ है, वो आ जाएगा आपका 0। तो W इक्वल टू 8 में से 3 गए, निकल के आएगा 5 जूल। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को निकाल दिया। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी। कुछ नहीं पूछा था, अगर आपको पोजीशन वेक्टर निकालने आता है और वर्क का बेसिक सा फार्मूला लगाना था W इक्वल टू एफ इंटू आर, आप क्वेश्चन को इजीली कर दोगे। तो ये रहे आज के 11 क्वेश्चन। 2023 से लेकर 2016 तक नीट ने जितने भी क्वेश्चन पूछे थे वो सब हमने डिस्कस कर दिया। और आपने देखा एक भी ऐसे क्वेश्चन नहीं है जिसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको थ्योरी सिखाते समय ना सिखाया हो। और आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है, जो लोग बायो के हैं, मैथमेटिकल टूल का जो प्लेलिस्ट है आप जाके वहां से देख लीजिए, क्योंकि अगर आपकी बेसिक मैथ स्ट्रांग नहीं रही तो फिजिक्स आपको हमेशा डिफिकल्ट लगेगा। इसीलिए बायो वाले देखो फिजिक्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। उसका एक ही रीजन है कि उनकी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं रहती है। इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, मैंने इस सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए ऑलरेडी फिजिक्स शुरू करने से पहले ही मैथमेटिकल टूल को कंप्लीट कर दिया था। तो एक बार आप वहां से विजिट करिए, फिर देखिए फिजिक्स आपसे तुरंत बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए, ये रहा आज का क्वेश्चन। अगर आप लोग देख रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसा लग रहा है, ताकि आप लोगों के लिए मैं और अच्छी-अच्छी वीडियो ला सकूं। ये सेशन अपना कंटिन्यू रहेगा, कभी हम जेईई की प्रैक्टिस करेंगे, कभी नीट की प्रैक्टिस करेंगे, या कुछ स्टैंडर्ड बुक रहा तो उसका भी करेंगे। और आप लोगों के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट है कि जो मैंने एससी वर्मा की 5 लेक्चर बनाया हुआ है सीरीज, आप जाके उसको डिस्कस कर लो। इसके बाद आप पीवाईक्यू की ये सीरीज देखना, एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो उस कॉन्सेप्ट से बाहर आए हों। तो जब से एग्जाम ले रहा है, वो ऐसी बुक है जो सारे एग्जाम को कवर करती है, इसलिए उसके क्वेश्चन को आप अच्छे से 2 से 3 बार सॉल्व करिए। आने वाले समय में फिर से उसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। तो चलिए इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि मैं और अच्छी-अच्छी वीडियो आपके साथ ला सकूं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मैं जैसे ही कोई नई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाए। और इस वीडियो को यार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे ना, उतने स्टूडेंट इसका लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए इसी के साथ सेशन समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।